हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, कैमरा अटक गया क्या हुआ? तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बच्चों, कनेक्ट हो जाइए। अपने नियर डियर है उनको भी बोल दीजिए क्लास के बारे में। विद्युत विभव चैप्टर 3 आरबीएससी का, उसमें हम लोग विभव के कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, जैसा मैंने कल बोला था। तो आप लोग अपने नोट्स साथ में लेके बैठें और मेरे साथ आप भी जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, बच्चे आ जाएं थोड़े। तो विभव के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें सबसे पहले हमने विभव का बेसिक जो फॉर्मूला है वो देख लिया था। उसके बाद विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या जो है रिलेशन होता है वो देख लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश की वजह से विभव क्या होता है वो देखा। उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है वो देखा। और लास्ट में हम लोगों ने द्विध्रुव की वजह से KP cos थीटा अपॉन r² जो फॉर्मूला आता है विभव का, उसका डिस्कशन किया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट्स वगैरह रहा है या कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछ सकता है वो। तो न्यूमेरिकल आज होने वाले हैं। सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक द्वारा अपॉन Q0। इसी को लिख सकते हैं माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइनस टाइम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स आता है। यहीं अगर इनफाइनाइट की बात होती तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है और फॉर्मूला वही रहता है अपॉन Q0, या फिर माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन ये वाली चीज। उसके बाद हमने देखा था माइनस टाइम ऑफ E.dl का इंटीग्रेशन आया था A to B और पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आया था वो TV के A to P। इसी को हमने देखा था इस तरह से EV या ER इक्वल्स टू, हमने देखा था माइनस टाइम ऑफ DV अपॉन DR। और अलग अलग जो EX EY EZ निकालना हो तो ये होता है माइनस डेल V अपॉन डेल R। अगर X निकालना है तो डेल X। EY निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यह आया था माइनस डेल V अपॉन डेल Y। और EZ जो आया था वो आया था माइनस डेल V अपॉन डेल Z। अगर मैं सबको एक साथ लिखना चाहूँगा तो लिखूँगा EX प्लस EY प्लस EZ, और वो अपने पास E नेट आ जाएगा टोटल, और वो आएगा किसके इक्वल, माइनस टाइम ऑफ डेल अपॉन डेल X प्लस डेल अपॉन डेल Y प्लस डेल अपॉन डेल Z। और इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता माइनस ग्रेडियंट और पोटेंशियल के, प्रवणता ग्रेडियंट जो भी बोला जाता है इस तरह से। ये होगा
इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x के अलावा जो भी आएगा y z वो कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पर x z कांस्टेंट रहेंगे और यहाँ पर z और x कांस्टेंट रहेंगे, सॉरी y और x कांस्टेंट रहेंगे, z जो है वो वेरिएबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं उनमें जाके इन पार्ट के बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब देखते हैं विद्युत विभव के कुछ न्यूमेरिकल। तो पहला सवाल है, बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं प्लीज़ एक बार बता दीजिए, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का विभव का मान 200 वोल्ट है। विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पर विभव का मान जो है वो 200 वोल्ट है। थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं ताकि आगे वाले आने वाले सवालों में भी अच्छा हो जाए। ठीक है भाई, विभव का मान यहाँ पर VA 200 वोल्ट है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ ले जाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को वहाँ ले जाने में मतलब इनफाइनाइट से लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है ये, और क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस टाइम ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। चलिए सर, इतना तो पता ही है। तो ये चार्ज होता है, इसको इनफाइनाइट से ही यहाँ पे लेके जाना है, और इनफाइनाइट से किसी चार्ज को जब आप किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके जाते हो तो जो कार्य होता है उसकी हम को गणना करनी है। तो फॉर्मूला होता है V = W/Q। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कल ही बताया था आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इसको चिन्ह के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे W निकालना है तो हो जाएगा V × Q। बिल्कुल सिंपल सा। V आपने को दे रखा है कितना, 200, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो दे रखा है माइनस टाइम ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना आया, -19। अब यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा -19 और 10 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 2 × 16 32, लेकिन माइनस टाइम क्योंकि माइनस का चिन्ह, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 में से 2 चला जाएगा, आंसर रह जाएगा 10 टू द पावर -17 जूल। कुछ नहीं किया है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का मान दे रखा है, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सिंपल सा लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो होता है W/Q। तो W इक्वल टू हो जाएगा V × Q। V आपके पास ये है, Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो आपको विद साइन रखना है, मैंने कल ही बताया था। गुड मॉर्निंग जयश्री, ये आंसर है, प्लीज़ बिल्कुल सही है आपका। तो चार्ज को चिन्ह के साथ रखना था और बस मल्टीप्लाई किया है, V और Q का आंसर आ गया, यूनिट जूल है। यहीं पे वो होता प्रोटॉन तो आंसर प्लस में आ जाता, इतना का इतना आंसर आता लेकिन प्लस में आ जाता, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो प्लस होता है। इस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए। कई बार इस तरह से वो पूछेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह के चार्जेस दे देगा, तो उन पे चार्ज क्या होता है ये बेसिक पता भी होना चाहिए। वैसे मैंने ऑलरेडी 10-12 बार बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, 9-10 से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग गौरी। तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। सवाल बहुत ज़्यादा ना करते हुए, सवालों को कम करना है, लेकिन समझना है कि क्या हो सकता है कि यहाँ प्रोटॉन होता तो क्या होता। हो सकता है कि उसमें ये दे देता, वर्क दे देता और पोटेंशियल पूछ लेता, वर्क देके पोटेंशियल पूछ सकता है। यानी ये तीनों चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें आपको देगा और तीसरी पूछ लेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। कहीं पे कोई डाउट है किसी को? चलिए, अब ये जो है अभी पार्ट हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। गोले के कारण जो विभव होता है वो होता है बच्चों KQ/R। अगर एक गोला है
तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू डिवाइड बाई आर। अगर इसकी रेडियस आर है और उस पर चार्ज क्यू है तो ये पोटेंशियल आता है। आगे जो हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ ये है। तो इस सवाल को अच्छे से देखिए कैसे कहा है इसने। एक R1 और R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले जिनका विभव समान है तथा उनके पृष्ठ आवेशों का घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसको। एक गोला है ये जिसकी रेडियस है R1, एक गोला है ये जिसकी रेडियस है R2। मान लेते हैं कि इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, मान लिया। तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पहले वाले गोले की वजह से होगा KQ1 अपॉन R1, क्योंकि फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R गोले की वजह से। ध्यान से देखिए इसको। दूसरे वाले की वजह से क्या होगा, KQ2 अपॉन R2। लेकिन फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई साहब, वो कह रहा है कि दोनों पर विभव समान है, यानी ये चीज़ें समान है। तो K से K तो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 अपॉन R1 इक्वल टू हो जाएगा Q2 अपॉन R2। अब Q1 कितना होता है, तो आपको पता है कि सिग्मा जो होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो सिग्मा 1 निकालना है तो कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन A1 कितना हो जाएगा, Q1 A1 कितना होगा गोले के लिए, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे Q1 निकालना है तो कितना आएगा, Q1 आ जाएगा भाई साहब सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर। ऐसे कैसे Q2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये दोनों यहाँ पे रख दो, तो Q1 की जगह रख दिया ये वाली चीज, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन R1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन R2। R1 से एक R1 चला जाएगा, R2 से एक R2 चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1। ये R1 जो है इसके नीचे चला जाएगा, सिग्मा 2 इधर आ जाएगा। क्या बात क्लियरली समझ आई आप लोगों को। गोले की वजह से जो विभव है वो ये दे रखा। अब इसमें भी जो है कुछ ना कुछ ठोस, आवेशित, अनावेशित अलग अलग चीज़ें होती है। आवेशित की वजह से ये होता है। कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना यस लिख दीजिए। और रेगुलर क्लास में रहने की पूरी कोशिश कीजिए। आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों एक साथ चलाऊंगा और बहुत अच्छे से जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये अभी मैं बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक वैद्युत क्षेत्र का विभव फलन V आपको दे रखा है कितना, इसको आप ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। +3y प्लस √15z ये V दे रखा है। E बताना है आपको कितना होगा। ऐसा ही मात्रक तो वही है, E का क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जो भी आएगा उसका कोई नहीं, और वोल्ट पर मीटर आएगा यहाँ से क्योंकि V है। अब ऐसे सवालों को करने का मैंने अभी तरीका बताया था आपको। फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू -dV अपॉन dr, ये फॉर्मूला होता है, बस ध्यान रखना है माइनस था, इसका मतलब ही यही है।
लेकिन अगर मुझे एक्स वाई और जेड के फॉर्म में दे रखा है, यदि ये अपनी कॉपी में लिख दो, विभव एक्स वाई तथा जेड के पदों में दे रखा है, कॉन्सेप्ट लिख दो, दे रखा है, तो आंशिक अवकलन द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे EX निकालना है सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक्स वाई जेड में है तो इनको भी एक्स वाई जेड में निकालना पड़ेगा। EX जो आएगा वो आएगा डेल V माइनस टाइम अपॉन डेल X। इसका मतलब Y और Z क्या है, कांस्टेंट है, ओनली X के रेस्पेक्ट में करना है। इस सवाल को ध्यान दीजिए। तो EX कितना आ जाएगा, EX आ जाएगा माइनस तो बाहर, अंदर आ जाएगा डेल अपॉन डेल X, और ये वाली चीज़ यहाँ पे रख दो, -5x प्लस 3y प्लस 15 किसका अंडर रूट में और z। अब देखिए y और z कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनके साथ और कोई टर्म है नहीं x की, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 हो जाता है कांस्टेंट का, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। और x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन होता है 1, पता होना चाहिए, x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन होता है 1, तो EX जो होता है वो हो जाएगा -5 यहाँ से ये वाला, और ये माइनस बाहर आएगा, ये तो बन जाएगा प्लस का 5, एक माइनस और दो माइनस मिला के प्लस बना देंगे, x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, बाकी दोनों को हो जाएगा 0। तो ये यहाँ से मैंने एक तो पूरा करके बता दिया। सेम अगर मैं इसी तरह से करूंगा तो EY जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस तो आएगा आगे, और 3y का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी x और z जो है वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं जो है उसको क्या करूंगा, EY को कैसे लिखूंगा, EY को लिखूंगा मैं इस तरह से माइनस डेल V अपॉन डेल y, यानी y जो है वो वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3। और ऐसे के ऐसे अगर मुझे z निकालना है तो हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही माइनस था इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पर कोई माइनस था नहीं यहाँ और यहाँ, इसलिए अब माइनस आ गया, ये तीनों आ गए। यानी अगर मुझे लिखना है वेक्टर के फॉर्म में तो मैं लिख सकता हूँ, ये x है ना, x को लिखते हैं आई कैप, तो 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 15k कैप, 15 किस में, अंडर रूट में, ये वेक्टर फॉर्म है। कहीं किसी को कोई डाउट इस सवाल में? पार्शियल अवकलन समझ में आया है? मेरा जो लेक्चर सेकंड जो है उसमें ऐसे सवाल करवाए हुए, लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें इस तरह के सवाल मैंने करवाए हैं आप लोगों को, और बहुत अच्छे सवाल करवाए हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस तरह का सवाल आएगा तो कर लोगे, एक्स वाई जेड में दिया होगा पोटेंशियल और आपको जो है वो पोटेंशियल निकालना। लेकिन अगर यहीं पे इस तरह का टर्म हो जाता ना 3y इंटू एक्स और फिर डेल एक्स ये निकालना होता, डेल अपॉन डेल एक्स, तो अब ऐसा मत कर देना ये तो कांस्टेंट और ये, तो अब क्या करना, 3y को कांस्टेंट मानना है, तो 3y बाहर आ जाएगा और x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। अगर इनके साथ और टर्म, अभी तो ये अकेले थे इसलिए 0 हो गए, लेकिन अकेले नहीं है तो 0 नहीं करना है। अगर इनके साथ कोई टर्म है, इस तरह से x है और यहाँ पे भी x आ रहा है, तो इसको कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले लेना और बाकी वाले का क्या कर लेना है, अवकलन कर देना। ये आंशिक अवकलन कहलाता है। बताइए, रेस्पॉन्स जरूरी है आप लोगों का, बगैर रेस्पॉन्स के काम नहीं होता। चलिए जी, तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कहीं किसी को कोई हैरानी है कि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है? कहीं पे कोई फेस कर रहा हो कोई डिफिकल्टी?
चलिए, तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार y के और एक बार z के रेस्पेक्ट। ये सवाल बताइए मुझे, चित्र अनुसार व्यवस्थित आवेशों के कारण एक कूलाम आवेश को P से Q तक ले जाने में ले जाने के लिए कार्य का मान जूल में होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये P है, यहाँ से Q तक मुझे एक आवेश को ले जाना, मान लेते हैं Q0 आवेश है, यहाँ इस रास्ते से ले जाना है। रास्ता कुछ भी हो सकता है, मैंने उस दिन भी बताया था, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता ये। तो ये चार्जेस दे रखे हैं प्लस और माइनस के 40 कूलाम, और P से Q अगर मुझे इसको लेके जाना है तो कार्य कितना होगा, कार्य होगा, सोचिए और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। सोचिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए, ऐसे सवालों को करने का तरीका, डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q0। डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। अनंत से लाते हैं तो विभव हो जाता है, लेकिन यहाँ अनंत तो है नहीं, यहाँ तो ये पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि VQ, मान लेते हैं VQ माइनस VP, यहाँ का विभव VQ, यहाँ का विभव VP इक्वल्स टू है W अपॉन Q0। चलिए ओके, चलिए 0 बिल्कुल सही है। कोई रीजन बता सकता है वाई 0? जयश्री, जितेंद्र, वाई इट इज 0? मैं रुका हुआ। इफ यू आर शेइंग आंसर विल बी 0, इट्स करेक्ट, बट वाई? गिव मी अ रीजन। जितेंद्र, क्यों 0 होगा इसका? Any idea? Okay, let's see. इस पॉइंट पे VQ निकालना है, तो VQ मान लेते हैं बिल्कुल मिड पॉइंट है ये, मान लेते हैं कि ये लेंथ L है तो ये भी L होगी। तो इस पॉइंट पर, यस, दोनों पॉइंट पे V 0 है, सही। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, इस प्लस 40 की वजह से आएगा K इंटू प्लस 40 अपॉन R कितना, L, और इस माइनस 40 की वजह से आएगा K इंटू माइनस 40 अपॉन L। अरे यार, ये वाला जितना होगा उतना का उतना ये हो जाएगा, जितना पोटेंशियल ये प्लस का होगा उतना का उतना ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और पोटेंशियल को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो जितना प्लस का उतना माइनस का, तो यहाँ पर VQ कितना आ जाएगा, 0। सेम ये तो मैंने कल ही बताया था, ये तो निरक्ष पे है ना, बेसिकली ये निरक्ष ही है, ये माइनस और ये प्लस, ये द्विध्रुव है, और द्विध्रुव के निरक्ष पर जो होता है, ये निरक्ष मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन पे पोटेंशियल 0 ही होता है, द्विध्रुव की निरक्ष पे पोटेंशियल 0 होता है। यहाँ से देख लीजिए भाई, ये प्लस
का 40 है और ये दूरी a है, तो इसकी वजह से होगा प्लस वाले की वजह से मान लेते हैं कि हो जाएगा प्लस का k इंटू 40/a, और इसकी वजह से होगा माइनस का k इंटू 40/a, क्योंकि माइनस के साथ रखेंगे तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, फिर जीरो हो जाएंगे। यानी द्विध्रुव की निरक्ष जो होती है, ये वाली निरक्ष यहाँ 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 कहीं पे भी विभव जो होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब विभवांतर भी जीरो होगा। तो यहाँ पर 0 इंटू क्यू नॉट इक्वस टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वस टू 0, क्योंकि द्विध्रुव की निरक्ष पर पोटेंशियल जो है जीरो होता है। ओके, कोई भी 1 कूलम्ब हो, 2 कूलम्ब, क्यू नॉट, कितना भी चार्ज हो, वर्क डन जीरो रहेगा। ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार कंपटीशन में भी पूछे गए हैं। चलिए एक और सवाल। A टू B एक चार्ज Q नॉट है, उसको 3 रास्तों से लेके जाया गया। पहला, दूसरा और तीसरा। आपको बताना है W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3, या W1 इज लेस देन W2 इक्वल्स टू W3, W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3, या W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1। ये 2 है ना? यस, विच वन इज करेक्ट? एक विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। यस, बताइए आप लोग क्या होगा आपका जवाब? ऑप्शन थर्ड, कोई और? कोई महानुभाव? देखो, जवाब देना सीखो अभी से, गलत से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना? ये सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, सवालों को आपके लिए ही लाया जाता है कि आप उसमें रेस्पॉन्ड करें। 4 दिन थ्योरी में पढ़ाता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल लाने का मतलब यही होता है कि आप रेस्पॉन्ड करें, गलत करें सही करें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। किया गया, इस कंडीशन में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। देखो, संरक्षी क्षेत्र है, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखना। संरक्षी क्षेत्र है, वर्क एनर्जी जब आप पढ़ते हो 11th क्लास में तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ आती है ना? तो अभी जब 11th में जिनको मैं वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा उनको मैं बोलूँगा कि 12th में यही चीज़ आने वाली है, तो वहाँ थोड़ा कम पढ़ाऊँगा, अभी अच्छे से पढ़ लेना, तो पहले ही उनको जो है बता दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़। और एक सवाल आपके सामने, ऐसे सवाल मैंने करवाए हैं, जब लेक्चर चल रहे थे तब तो करवाए ही हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए हैं तो एक बार फिर हम जो हैं करवा देते हैं।
पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। आपको बताना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन। ऑप्शन ए, वी सी इज ग्रेटर देन वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। वी बी इज ग्रेटर देन वी ए इज ग्रेटर देन वी सी। वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी और वी ए is greater than VB equals to VC। यस, ओके, जयश्री का आंसर आया है सेकंड ऑप्शन। जो बच्चे रेगुलर रह रहे हैं वो काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं, उनके आंसर भी फास्ट आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग द क्लास ध्यान से पढ़ा है। तो ये एक फ़ायदा होता है, आप खुद देख सकते हो रेगुलर रहने का, है ना। एज ए टीचर मैं यही कहूँगा कि जहाँ जैसे भी आप पढ़ रहे हो बस रेगुलर टिके रहो, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सिलेक्शन आपका जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने रेगुलर रह रहे हो। करवाने को मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, बट आपका रेस्पॉन्स, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंटिन्यूटी उसको और बेटर बनाती है, आपके डाउट्स उसको और बेटर बनाते हैं। तो देखिए, एक चीज़ होती है माइनस ई इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होगा। ठीक है भाई, इस दिशा में जाओगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो विभव कम होगा, यानी सबसे कम तो होगा सी वाले का, सी है, और सी किस में, ठीक है। उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, क्योंकि दिशा ऐसे ही तो जा रहे हैं, तो बी का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ए का, और ई। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अपनी कॉपी में लिखते हैं। कई बार नीट ने इस पे सवाल डाला है, जेई ने इस पे सवाल डाला है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होता है। चलिए, ओके, एक लॉजिकल सवाल आप सबके लिए। सब बच्चे इसका जवाब देंगे, ऐसे सवाल मैं पूछता रहता हूँ। क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है? फॉर्मूला देख देते हैं। अगर सीधी बात करूं तो E माइनस E डॉट डी एल इक्वल्स टू डी वी, ये फॉर्मूला होता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है E इंटू डी इक्वल्स टू वी, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र और विभव में, डी बीच की डिस्टेंस है। तो आपसे पूछा है कि E नॉन जीरो है तो क्या V जीरो हो सकता है, ये पूछा आपसे। शून्य हो सकता है विभव जबकि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, इज दैट पॉसिबल? यस और नो आपको जवाब देना। सोचिए, बहुत अच्छा सवाल है और दोनों करवा चुका हूँ यहाँ क्लास में, जिसने रेगुलर अटेंड किया है। क्या पॉसिबल है?
जीरो हो सकता है कैसे, एग्जाम्पल दीजिए। यही नीचे साइड में लिखा है, एग्जाम्पल दीजिए। मतलब अगर किसी ने कहा है हो सकता है तो कैसे जवाब दीजिए। यस जितेंद्र जी, दीजिए जवाब। ओके, सबका आंसर यस आया है, बिल्कुल सबका आंसर सही है। अब मुझे उदाहरण चाहिए, कब? आराम से अपना टाइम ले सकते। ऐसे कैसे कई बार ये बोला जाता है कि v नॉन जीरो है तो क्या e जीरो हो सकता है, ऐसे भी पूछा जाता है। जैसे मैंने वो एक बार बताया था फाई जीरो है तो क्या, जब फ्लक्स पढ़ाया था। तो चलिए जवाब एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कि वैसा कब होगा। बहुत ही लॉजिकल सवाल है, ये सोचना है। देखिए मैं ही बता देता हूं। विद्युत द्विध्रुव जो होता है ना साहब, एग्जाम्पल देख लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये बिल्कुल जो निरक्स होता है ना, ये निरक्स, इस पर अभी थोड़ी देर पहले देखा था v जीरो था, लेकिन इस पर e जो होता है ना वो होता है kp अपॉन आर क्यूब। कितना होता है? kp अपॉन आर क्यूब। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ऐसे तो कई एग्जांपल है, कहीं पे भी देख लो, बट ये सबसे सिंपल एग्जांपल। ये वाला विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इसके निरक्ष पर लिख देना, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव जीरो होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के पी अपॉन आर क्यूब होता है। पी अगर नहीं पता हो तो क्यू इंटू टू ए होता है। यहाँ पर टू ए जो है इनके बीच की डिस्टेंस होती है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। दो आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पे रख दें तो जो सिस्टम बनता है वो द्विध्रुव बनता है ना, कोई भी कहीं पे भी। तो ये एग्जाम्पल समझ आया आप लोगों को। ये वाला तीसरा, इसमें भी कोई भी गोला है, आगे हम देखेंगे, है ना। जैसे खोखला गोला ले लिया, तो खोखले गोले के अंदर v तो होता है के क्यू अपॉन आर, पर खोखले गोले के अंदर e जीरो होता है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि v नॉन जीरो हो तो e जीरो, मतलब यस पॉसिबल है ये भी और ये भी पॉसिबल है। यस आगे देखेंगे, कल जो करवाऊंगा तब पता चल जाएगा कि v तो नॉन जीरो आया, लेकिन e खोखले गोले में हमने देखा था गॉस लॉ से जीरो आया, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं होता अंदर। और ठोस गोले के लिए भी बात हो सकती है। वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग। चालक होना चाहिए, कुछ चालक ठोस है तो फिर अलग कहानी हो जाती है, उसके अंदर पोटेंशियल अलग आ जाता है। क्या समझ आया आपको? तो आज का जो सेशन था उसमें अगर किसी को डाउट है तो मैं रुका हुआ हूँ बच्चों। सारे जो है मैंने सवाल करवा दिए हैं आज जो लेके आया था। अगर कॉन्सेप्चुअली आपने देखा है तो विभव के सारे सवाल हो गए, फॉर्मूले बेस्ड हो गए, डाइपोल की वजह से क्या होता है वो भी हो गया, और इस तरह से लॉजिक बेस्ड भी सवाल हो गए हैं। तो कहीं किसी को कोई डाउट रहा है तो मुझे पूछ सकता है। तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक है। कल हम जो हैं सम विभव पृष्ठ के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ और न्यूमेरिकल वगैरह करने वाले हैं। तो कोशिश यही करें आप लोग रेगुलर रहने की, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाने की, और नोट्स से रिलेटेड जो भी बुक के सवाल है जो आप लगा सकते हो वो आप लगाएं, वरना आप मुझसे पूछें।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और रेगुलर क्लासेज में 8 बजते ही आने की जो है अपनी आदत को बना लें। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ कल आपसे।